नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जुलाई सन 2025। द्वादशी तिथि आज रात 11:11 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मोदी सरकार जल्द देगी किसानों को बड़ी सौगात, इस दिन जारी होगी 20वीं किस्त। झज्जर में कृषि मंत्री बोले खाद की किल्लत होगी खत्म, किसानों से रासायनिक खेती करने की बजाय प्राकृतिक खेती करने पर दिया बल। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में होगी शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्ती, जल्द जारी होगा विज्ञापन। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन को काउंसलिंग आज 9 जुलाई तक ऑनलाइन जमा होगी फीस, 14 से कक्षाएं शुरू। रेवाड़ी के बावड़ से चंडीगढ़ के लिए चलेगी बस, 8 जुलाई को MLA दिखाएंगे हरी झंडी, 607 रुपये होगा किराया। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, रोकी गई ग्रुप डी के कर्मचारियों की सैलरी, बताएंगे पूरी वजह। भिवानी CBLU स्टूडेंट्स के लिए बस सेवा शुरू, पुराने कैंपस से लेकर नए कैंपस तक हर दिन 3 चक्कर लगाएगी। वाइस चांसलर के निर्देश पर लिया गया ये फैसला। हरियाणा में इस रूट पर महिलाओं के लिए शुरू हुई स्पेशल बस, परिजनों ने जताई खुशी। हरियाणा डिनर डिप्लोमेसी पर रॉकी मित्तल का तंज, कहा अहिरवाल का राजा किसका बजाएगा बाजा, राव जिनसे टकरा रहे हैं वह गैंग बनाकर हमला करते। शेयर बाजार के लिए 10 जुलाई अहम दिन, ये दिन निफ्टी की अगली दिशा तय कर सकता है। और बर्मिंघम में इंडिया की 58 साल में पहली जीत, दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। दोनों पारियों में आकाशदीप ने 10 विकेट झटके। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश न होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए, लेकिन हरियाणा के 4 जिलों हिसार, रोहतक, सोनीपत और महेंद्रगढ़ में रविवार रात तेज बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने रात के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा में रात को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। उधर रविवार सुबह और दोपहर में अंबाला, यमुनानगर और कैथल में बारिश हुई है। राज्य से सटे पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान में जबरदस्त तूफानी बारिश हुई है। इसके देर रात तक बारिश हरियाणा और दिल्ली NCR की तरफ आने का अनुमान लगाया गया था और इसी का प्रभाव रहा कि दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर में तेज बारिश हुई। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मानसून की हवाएं दक्षिण की ओर चली गई थी, जिससे हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर कम बारिश हुई, लेकिन अब ये हवाएं उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। इस वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं हरियाणा की ओर पहुंच रही हैं। 10 जुलाई तक हरियाणा में मौसम बदलता रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और हवा में नमी बनी रहेगी। वहीं आज यानी 7 जुलाई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 75 से 100% बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में 50 से 75% तक बारिश की संभावना है। समग्र शिक्षा विभाग अंबाला में शैक्षिक स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास व B.Ed या D.Ed होनी चाहिए या स्पेशल B.Ed के साथ न्यूनतम 50% और समकक्ष होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 10 जुलाई 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की हालिया डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कसते हुए कहा अहिरवाल का राजा अब किसका बजाएगा बाजा। यह वीडियो दक्षिण हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रॉकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त जब हुड्डा ने राव इंद्रजीत को इंतजार करवाया था तो कांग्रेस का बाजा बज गया था। अब राव जिन नेताओं से टकरा रहे हैं वे हमेशा गैंग बनाकर हमला करते हैं और मनगढ़ंत कहानियों से प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को गुमराह कर कई नेताओं की छुट्टी करवा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि राव इंद्रजीत ने हाल ही में 12 विधायकों को घर पर डिनर के लिए बुलाया, जिसमें कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी की मौजूदगी ने भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी खलबली मचा दी है। रॉकी ने कहा कि अब देखने की बात है कि राव साहब अब किसका बाजा बजाएंगे। जैसे पहले कांग्रेस का बाजा बजाया था और दोबारा सत्ता में नहीं आई। यदि राव साहब ने अब की बार खेल खेला तो जो दिल्ली बैठकर हरियाणा की सत्ता चलाते हैं तो समझ लेना कि बाजा उनका भी बजेगा। उन्होंने कहा कि राव साहब जो कमजोर लोगों को गैंग बनाकर हमला करते हैं, यदि आपने उनको सबक सिखाया तो पूरा हरियाणा आपका ऋणी रहेगा। सियासी विश्लेषणों का मानना है कि राव इंद्रजीत इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा की सियासत में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं।
हरियाणा में आए दिन हो रही खाद की किल्लत और किसानों को हो रही परेशानी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उससे प्रदेश में न सिर्फ खाद की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, बल्कि हर किसान को समय और जरूरत के हिसाब से खाद भी पूरी मिल सकेगी। इस बात का खुलासा स्वयं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने झज्जर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान किया। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि पूर्व की सरकारों में बुढ़ापा पेंशन व अन्य पेंशन के वितरण को लेकर बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। आए दिन इस मामले में घोटालों की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन भाजपा के हरियाणा में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इसी समस्या को खत्म कर दिया गया। आज पूरे प्रदेश में इस पेंशन को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। ठीक खाद के मामले में भी सरकार ऐसा ही कुछ करने वाली है। उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में ही सरकार प्रदेश के खाद वितरण को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। जिस दिन खाद का वितरण पोर्टल से जुड़ गया, समझो उस दिन किसानों की यह परेशानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी फसल पोर्टल पर होगी उसे उसी हिसाब से खाद समय और जरूरत के हिसाब से मिल पाएगा। खाद की परेशानी खत्म हो जाएगी और किसान को फायदा होने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए खाद की कालाबाजारी भी खत्म हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के किसानों से रासायनिक खेती करने की बजाय प्राकृतिक खेती करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आज हालात ये है कि रासायनिक खेती होने की वजह से जहां कैंसर जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, तो वहीं पशु पक्षियों और जानवरों के लिए भी यह रासायनिक खेती जानलेवा साबित होती जा रही है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे अपने व आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह गुजरात के जामनगर में विश्व प्रसिद्ध वनतारा जंगल सफारी का निरीक्षण किया। मंत्रियों ने जंगल सफारी का दौरा करने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अंबानी परिवार ने जिस तरह से यहाँ जंगल सफारी और पुनर्वास केंद्र बनाया है, यह एक मिसाल है। कुछ ऐसा ही गुरुग्राम में भी बनाया जाएगा। दिल्ली के पास होने की वजह से गुरुग्राम में इस तरह की सफारी न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में प्रस्तावित जंगल सफारी को एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई गई है। गुरुग्राम में जंगल सफारी बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को पुनर्जनन करने का एक केंद्र भी बनेगा। प्रस्तावित सफारी को अरावली पर्वतमाला के पास बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह सफारी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस एरिया में पहले से ही कई प्रजातियों के वन्य जीव शामिल हैं, जिनमें तेंदुआ, सियार, नीलगाय और अलग अलग तरह के पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जंगल सफारी बन जाने के बाद होम स्टे योजना के तहत गांव वाले अपने घरों को पर्यटकों के लिए होम स्टे के रूप में भी उपलब्ध करवा सकेंगे। इससे गांव वालों को कमाई करने का भी मौका मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं जंगल सफारी के पहले फेज को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने गृह जिले अंबाला की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को अंबाला से मुलाना तक महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग से स्पेशल बस संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि इनके सफर को आसान व सुरक्षित बनाया जा सके। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला से बड़ी संख्या में लोग मुलाना यूनिवर्सिटी और इसके आसपास की औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए आते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए महिलाओं के लिए स्पेशल बस संचालित करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि मैंने महिलाओं की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस रूट पर स्पेशल बस सेवा शुरू करने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दे दिए हैं। इस फैसले से न केवल महिलाएं बल्कि उनके परिजनों में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। अब अलग से बस चलने से महिलाओं के लिए सफर करना भीड़ भाड़ से दूर व सुरक्षित हो सकेगा। अगर आप भी किसान हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इससे जुड़े लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से बहुत जल्द किसानों के खाते में 20वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि एक साथ न देकर 3 समान किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। खबरें सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। 20वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलने वाला है जिन्होंने ई-केवाईसी करवाई है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको नई किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से इस बारे में कोई अपडेट शेयर नहीं किया गया है, लेकिन जल्द उम्मीद की जा रही है कि 18 जुलाई को 20वीं किस्त जारी कर दी जाएगी।
हरियाणा परिवहन विभाग ने रेवाड़ी के बाउल से चंडीगढ़ के बीच नई बस सेवा को मंजूरी प्रदान कर दी है। आगामी 8 जुलाई को सुबह 4:30 बजे पहली बस सेवा शुरू होगी। वहीं चंडीगढ़ से शाम 4:30 बजे ये बस वापसी में आएगी। 8 जुलाई को विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार सुबह 4:30 बजे इस बस को हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ के लिए रवाना करेंगे। चंडीगढ़ से इस बस की वापसी भी शाम 4:30 बजे होगी। बस का किराया 607 रुपए लगेगा। उधर विधायक ने बताया कि खंड खोड़ के गाँव कोलाना से जयपुर तक बस सेवा शीघ्र शुरू होने जा रही है। बाउल हल्के के लोगों ने विधायक डॉक्टर का आभार जताते हुए कहा कि विधायक ने क्षेत्र के लोगों की मांग को समझते हुए इस बस सेवा को शुरू करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक का आभार जताया। हरियाणा राज्य में साल 2023 में लगे हरियाणा एसएससी यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के 361 कर्मचारियों का जून माह का वेतन रुक गया है। इन 361 कर्मचारियों ने एजुकेशनल दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं या फिर आधे अधूरे दस्तावेज जमा करवाए हैं, जिस कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। यदि इन कर्मचारियों ने वास्तविक दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो इनकी सेवाएं भी खत्म हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लेटर भेजकर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी डिवीजन कमिश्नर को लेटर लिखकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। राज्य के मानव संसाधन विभाग के निदेशक की तरफ से जारी पत्र में प्रदेश के सभी 6 डिवीजन यानी करनाल, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और हिसार शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि सभी डीडीओ को निर्देश जारी किए जाएं और ग्रुप डी के तहत लगे सभी 361 कर्मियों की जून महीने की सैलरी जारी न की जाए। इन आदेशों के पीछे का कारण अधिकांश उम्मीदवारों के कागजात सत्यापित न होना बताया गया है। आपको बता दें कि चयनित 361 उम्मीदवारों में से 271 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी के तहत जॉब ज्वाइन कर ली, जबकि 90 उम्मीदवारों ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नेशनल हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद कुछ खास हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती हुई है। सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत पहुंचेगी और टोल टैक्स के लिए पहले के मुकाबले कम खर्च करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स के नए नियमों को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को कम टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नए नियमों के तहत टोल टैक्स की गणना अब 2 अलग अलग तरीकों से की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के मुताबिक अब नए नियमानुसार अगर हाईवे पर पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या फिर एलिवेटेड रोड होंगे तो टोल की गणना 2 तरीकों से की जाएगी। इस नियम का सबसे ज्यादा लाभ एक्सप्रेसवे या फिर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को मिलेगा। इस नए नियम के जरिए सरकार का मकसद यात्रा के खर्चे में कटौती करना है। इसका फायदा उन जगहों पर मिलेगा जहां ढांचों की लागत ज्यादा होने की वजह से अधिक टोल टैक्स वसूल किया जा रहा था। राजधानी चंडीगढ़ में जो भी युवा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शिक्षा विभाग में लगभग 300 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है। यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दिखा दी है। शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत खाली पदों पर यह भर्ती करने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में इस वक्त TGT के 109 और JBT के 218 स्वीकृत पद खाली हैं, जिन पर यह भर्ती होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए जुलाई अंत या फिर अगस्त के शुरुआत में विज्ञापन जारी होगा। शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले देश भर के युवा इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लक्ष्य बनाया गया है कि शिक्षकों की इस भर्ती को 3 से 4 महीने के समय में पूरा कर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। भर्ती के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। SSA के तहत भर्ती होने वाले शिक्षकों को कुछ अलाउंस को छोड़कर तकरीबन रेगुलर शिक्षकों के समान ही वेतन मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी चंडीगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार 1 महीने का वेतन या फिर अधिकतम 15,000 रुपए तक 2 किस्तों में अपनी तरफ से भी देगी। नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति माह तक इंसेंटिव मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 1,07,000 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI योजना को मंजूरी दे दी है। 1 अगस्त से प्रभावी होने वाली योजना 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी अब दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मकसद रोजगार बढ़ाना और कंपनियों को ज्यादा नौकरी देने के लिए प्रेरित करना है। इससे आने वाले 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट में कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। AI के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होती। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड का शिकार रहे हैं, चाहे विकास हो, संसाधनों की बात हो या फिर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की। ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। इनके बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिन देशों का योगदान ज्यादा है उन्हें फैसले लेने का हक नहीं है। यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी सवाल है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वीं ब्रिक्स समिट हो रही है। इसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। इस बार ब्रिक्स का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे हैं। मोदी 12वीं बार ब्रिक्स समिट में भाग ले रहे हैं। वे ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। आपको यहाँ पर बताते चलें कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में 4 देश थे जिसे ब्रिक्स कहा जाता था। यह नाम साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था। तब उन्होंने कहा था ब्राजील, रूस, भारत और चीन आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। टेक कंपनी टेक्नो ने अपनी पोवा सीरीज में 2 नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिए हैं। इसमें टेक्नो पोवा 7 और टेक्नो पोवा 7 प्रो स्मार्टफोन शामिल हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में यूनिक लुक के साथ पावरफुल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। दोनों एआई इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट से लैस 5G स्मार्टफोन है जो 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आए हैं। वहीं प्रो में सोनी सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। टेक्नो पोवा 7 सीरीज की कीमत की बात करें तो 12,999 रुपए से शुरू होती है। पोवा 7 प्रो 5G 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए रखी गई है। वहीं 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपए रखी गई है। बैटरी की बात करें तो 30 वाट के चार्जर के साथ वायरलेस सपोर्ट भी दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में आज से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए 10 जुलाई अहम दिन होने वाला है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक ये दिन भारतीय बाजार की अगली दिशा तय कर सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील, पहली तिमाही के कंपनियों के नतीजे से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस जोन को पार करता है तो नई तेजी आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता इस हफ्ते सुर्खियों में रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई तक टैरिफ पर 90 दिन की छूट दी थी। अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो यह बाजार के लिए अच्छी खबर होगी। खासकर आईटी, फार्मा और ऑटो जैसे क्षेत्र में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो टैरिफ बढ़ने के आसार में अनिश्चितता भी बढ़ सकती है। इस हफ्ते कॉर्पोरेट कंपनियों के पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के नतीजे शुरू हो रहे हैं। अगर कंपनियों के नतीजे उम्मीदों से अच्छे रहे तो बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।